तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है। और जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मतलब है मेरा इस बात से। तो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं और किस लिए हम उनको देख रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स चैप्टर 1 में कवर किए थे, अब ये चैप्टर 2 शुरू हुआ है। तो चैप्टर 1 में हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की थी कि भाई इनको संभालना है, इनको लिखना है, इनका रिकॉर्ड रखना है, ये करना है, वो करना है, सारी ट्रांजेक्शन्स संभाल के रखनी है अपने पास। तो वो सारा काम हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। और काफ़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है अगर कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बिजनेसेस हैं तो उनको नहीं बनाने की ज़रूरत। पर अगर वो बनाना चाहे तो अच्छा होगा उनके खुद के लिए। बाकी गवर्नमेंट को, अगर बड़ी कंपनी है तो उनको ये सारा पब्लिश करना होता है। तो अब ये चीज़ें बनती है वो सारी जो डेटा आपने कलेक्ट की और ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा उससे। सही है, तो हम मेजर जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास स्टडी हब में है। और उनकी भी हमें डिटेल में खास नहीं जाना है। अब देखिए, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। और अगर गवर्नमेंट को ना भी देना हो तो भी इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे वो खुद एनालाइज करके देखेंगे कि अच्छा हमारा कितना नफा नुकसान हुआ है, कितनी चीज़ें हमारे पास हैं, कितनी नहीं है, कितने कर्जे हैं, कितने हमारे पास पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों की पूरी समरी बन के हम क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेट्स में लिखते हैं। तो ये हर साल के ईयर एंड पर होता है। मतलब समझिए, जो कॉमनली होता है वो जनवरी से शुरू होता है साल, और ईयर एंड हमारे पास क्या आ गया, 31 दिसंबर। तो ये हमारे पास ईयर एंड आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी ट्रांजेक्शन्स थी उनको समराइज करके हम दिसंबर में एक क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और उसमें ये सारे साल की जो समरी होगी काम काज की, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती है, और भी इनके एग्जाम है, पर फिलहाल इस लेवल पे आपको सिर्फ दो को समझना है। एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, स्टडी हब में एक तीसरा भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पर ये अक्सर हम एसपीएल के साथ ही लिख देते हैं नीचे। तो वो एक ही स्टेटमेंट बन जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इस तरीके से। तो अब इनमें होता क्या है, वो जस्ट आपने सुपरफिशियली पढ़ना है। ये पेपर में नहीं आएगा, इसमें क्या क्या होता है, क्या करना होता है, कैसे बनती है, ये फिलहाल आपका काम नहीं है। आपने जस्ट फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है कि ये होते क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये आपको दिखाती है कि भाई इस डेट पे, अक्सर करके हम 31 दिसंबर को ही बना रहे होते हैं। और अलग अलग कंपनीज की अलग अलग डेट्स भी हो सकती हैं। जनवरी से ना शुरू किया तो फरवरी से शुरू किया, और जनवरी में ईयर एंड कर दिया। इस तरीके से 12 महीने कॉमन होता है, ज़्यादा कम भी होता है, पर फिलहाल आप सिर्फ जनवरी टू दिसंबर कंसिडर करें, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। तो अब फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट में क्या क्या आता है हमारे पास आता है कि भाई अभी हमारे पास कितनी चीज़ें हमारी अपनी हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास आता है कि भाई हमने कितने कर्जे वगैरह लिए हुए हैं दूसरों से। हमारे पास अपनी चीज़ें कितनी हैं, दूसरों की चीज़ें हमारे पास कितनी रखी हुई हैं, क्योंकि वो हमारे लाइबिलिटीज बन जाएंगी। उनको आगे डिस्कस करते हैं क्या होती है वो। और थर्ड नंबर पे, जो कंपनी या बिजनेस का मालिक है उसने कितनी चीज़ें इन्वेस्ट की हुई और कितना प्रॉफिट का हकदार है, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो इसमें जनरली हमें एक स्नैपशॉट बताया हुआ है कि भाई इस तारीख पे हमारे बिजनेस की हालत ये है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये पूरे साल का होता है। ये किसी भी खास डेट पे हम निकालते हैं। ठीक है, ये किसी भी एक डेट पे हमें बताता है कि भाई प्रोग्रेस क्या है अभी। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये पूरे 12 मंथ्स का रिकॉर्ड होता है कि पूरे 12 मंथ्स में जो है आपने कितना कमाया और कितना आपका खर्चा हुआ। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो जो आपने ट्रेडिंग की है और आपको कैश मिला है, उसके अलावा कुछ कुछ होती है कुछ चीज़ों की ना, जैसे वैल्यू बढ़ गई। मैंने 30 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, अब उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई है। तो मैंने ना अपने अकाउंट्स में लिख दिया कि भाई जब खरीदी थी तो मैंने 30 की लिखी थी, 30 लाख की। अब बढ़ गई है वैल्यू, तो मैं अपने अकाउंट्स में उसको 40 लाख लाख करके लिख दूंगा।
तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरा प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है। पर वो कैश में तो मुझे नहीं मिला ना, मैंने बेची तो नहीं अभी प्रॉपर्टी, जस्ट उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है और मैंने बढ़ाकर वैल्यू अपने पास लिख ली और मुझे फायदा भी हो गया। तो ये सारा ऑन पेपर फायदा है। रियल में तो ना हमने ट्रांजेक्शन की है, ना हमें पैसे मिले हैं, ना ही पक्की बात है कि भाई हमें जाके मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने ट्रांजेक्शन इस तरीके से हमने वैल्यू अपनी बढ़ाकर लिख दी क्योंकि मार्केट में अभी ये रेट चल रहा है। तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, ये रियल प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन कहलाएगा। इसको आपको फिलहाल जस्ट समझ लेना है, आपको याद नहीं रखना है, आपको फिलहाल ये नहीं आएगा एग्जाम में इस तरीके की चीजें। जस्ट ये समझ लीजिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसमें ये अनरियलाइज्ड गेन्स जो हमारे फायदे हुए हैं पर वो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू नहीं हुए हैं, ऑन पेपर हुए हैं, तो उनको हम लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रेडिंग में हमारा खर्चे हुए हैं और पैसे गए हैं रियल वाले, वो हम लिखते हैं। और भी कुछ मतलब इसमें है चीजें, पर फिलहाल जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास इतना काफी है कि भाई इसमें जो है हम अक्सर अनरियलाइज गेन लिखते हैं, उसमें ट्रेड से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, खर्चे और रेवेन्यू फायदा कितना हुआ ये वो। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम जस्ट किसी खास डेट पे कि भाई इस डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने खर्चे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें हमें याद रखनी है। ये कैसे बनती है, ये कैसे बनती है, इनको फिलहाल इग्नोर करें, ये आपके कोर्स का पार्ट फिलहाल नहीं है। आपको मेन क्या याद रखना है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी पूरी जो भी सीए का आपका लाइफ है पूरी, इस पूरे में ये चीजें काम आएंगी मेजर। तो इनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है और याद रखना है। पीछे हमने जो डिस्कस किया वो जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, समझ में आया गुड, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो आगे चल के आप इसको पूरा समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल इस कोर्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। स्टडी हब में भी लिखा हुआ है इन चीज़ों के नीचे के डिटेल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जस्ट क्या चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है एलिमेंट्स के। इन ये चीज़ें स्टेटमेंट्स बनी किन चीज़ों से हुई होती है। तो मेजरली हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं इन स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। अब देखिए इसको सही तरीके से समझ लीजिए, फिर आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया ये क्या होता है तो फिर मुश्किल होगी आपको। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो भी चीजें आपने खरीदी हैं, जैसे भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने छोटा सा बिजनेस स्टॉल का, आपने फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाया, ठीक है। तो ये आपका स्टॉल बन गया, ये व्हील बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका स्टॉल बन गया। तो अब ये स्टॉल जो आपने खरीदा है ये आपका क्या है, ये आपका एसेट में आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको आप यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या आ गया आपके पास, आपने भाई जो है ये अ, खरीद लिया, जो जिसमें फ्राई करते हैं, और ये आलू वगैरह आपने खरीद लिए, ठीक है। ये फ्रायर आपके पास रहेगा। आलू जो है वो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे आप चीज़ें बनाएंगे और उस मटेरियल है आपका। और उसके बाद आप जो इससे तैयार करेंगे फ्राई करके, आप बना लेंगे फ्राइज। तो अब ये फ्राइज आपने बना कर रखे हैं, तो अब ये आपकी इन्वेंट्री हो गई। सही है, इन्वेंट्री क्या मतलब, जो चीज़ आपने बना कर रखी है, कब मुझे इसको बेचना है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट जनरली समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हमने खरीदी हैं, उसके बाद हमें पैसे भी मिल रहे हैं, सही है, पैसे हमारे पास रखे हुए हैं, मिल रहे हैं जो भी है। तो अब ये पैसे भी हमारे पास कैश है। अब इन सारों को हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचने के लिए या बनाने के लिए, या पैसे रखे हुए, ये सारी चीजें हमारे क्या है, एसेट्स कहलाती हैं। अब उसके बाद क्योंकि इनको हम ओन करते हैं, ठीक है, ये हमारी चीजें। अब एसेट्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, फिर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, अब जैसे कि एसेट्स हमारी अपनी चीजें हैं, तो लाइबिलिटीज मतलब दूसरों की चीजें जो हमारी नहीं है और हमें वापस करनी है। मिसाल आपने किसी से कैश ले लिया कि भाई मुझे कैश दो और मैं अपना बिजनेस खोलूं। अब इसने आपको कैश दिया 100 रुपए, तो अब 100 रुपया क्या बन गई, आपकी लाइबिलिटी। आप पर कर्जा है ना, आपको वापस करना है। तो ये 100 रुपये आपको वापस करने हैं, तो ये आपके तो नहीं है, तो इसको आप लाइबिलिटी में लिखेंगे कि भाई 100 रुपये मुझे फला बंदे को वापस करने हैं। अब 100 रुपये आपकी लाइबिलिटी तो है, पर ये 100 रुपये अब आप इस्तेमाल भी तो करेंगे ना।
तो ये आपकी लाइबिलिटी भी 100 रुपए की बन गई, और अब आप इस 100 रुपए को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पैसे आपके एज ए एसेट भी यूज कर सकते हैं, और एज ए एसेट भी आप इसको लिखेंगे। 100 रुपए की लाइबिलिटी और 100 रुपए मेरे पास कैश आ गया, कैश हमारे पास क्या है, एसेट है। ये कॉन्सेप्ट जो हमने समझा ना अभी, कि लाइबिलिटी बन गई पर पैसे आए हैं, तो पैसे हमारे एसेट भी तो हैं, तो ये दो चीजें हो गई। तो ये क्या कहलाती हैं, ये डबल एंट्री कहलाती है। ये भी कॉन्सेप्ट हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एसेट समझ गए आप, जो आपकी अपनी चीजें, लाइबिलिटीज जो आपने दूसरों से लिए वापस करनी है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल जो पैसे आपने खुद ने इन्वेस्ट किए हैं। अब जैसे लाइबिलिटी, अब मैंने कहा कि भाई 100 रुपए के पैसे, 100 रुपए हमने किसी से उधार लिए, अब 100 रुपए हमारे पास एज एसेट पड़ा हुआ है। अब जो कैपिटल है, कैपिटल भी समझिए एक तरह का, एक तरह की लाइबिलिटी है। इसको लाइबिलिटी कभी मत बोलिएगा, कैपिटल ही बोलिएगा। पर ये एक तरह की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये वो पैसे हैं, वो चीजें हैं जो बिजनेस का जो ओनर है उसने दिए हैं। बिजनेस का मकसद क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करें, वो प्रॉफिट कमाए और फिर हमें पैसे जितने हमने डाले हैं उससे ऊपर हमें कुछ पैसे मिले। सही है। तो अब जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस के ओनर ने, तो वो बिजनेस का अपना तो नहीं हुआ, वो तो इन्वेस्टमेंट है। अब वो उसके बदले कमा कर पैसे अपने मालिक को बिजनेस देगा। तो अब ये कैपिटल भी एक तरह की, समझ लीजिए, कर्जा है, एक तरह की लाइबिलिटी है जो वापस करनी है हमें। तो जब ये कैपिटल डलेगा, तो कैपिटल में भी अक्सर पैसे ही डलते हैं, सामान भी दे सकता है, पर फिलहाल आप पैसे कंसीडर कीजिए। तो ये पैसे मैंने बिजनेस में डाले कि इससे मैं कुछ सामान खरीदूंगा या कुछ करूंगा, तो कैपिटल ये हमारे पास आ गया। कैपिटल में मिसाल यहाँ पे भी हमने 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 100 रुपए मैंने बिजनेस में डाले, तो मेरा कैपिटल क्या हुआ, 100 रुपए का। और एज अ कैश मैंने डाला है, तो कैश भी तो मेरा बढ़ा ना 100 रुपए से, तो वो भी क्या बढ़ा है, वो भी एसेट भी बढ़ा है। तो ये भी दो चीजें बढ़ गई, एक कैपिटल बढ़ गया और एक एसेट बढ़ गया। अब हमारे पास इनकम क्या है, इनकम भाई ये है कि, जरा एक मिनट रुकिए जी। तो हम बात कर रहे थे इनकम पे, कि इनकम क्या है। देखिए जो भी पैसे ये हमने फ्राइज फ्राइज बनाए थे ना, तो अब फ्राइज हम सेल कर रहे हैं, तो हमने 100 रुपए के फ्राइज सेल कर दिए। तब 100 रुपए के हमने फ्राइज सेल किए हैं, तो ये हमारी इनकम हुई है, ये हमने, हमें पैसे मिले हैं हमारी चीज बेचने पर। पर अब उस चीज को बेचने पर हमारा कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा। हमने आलू खरीदे थे, समझिए 20 रुपए के हमने आलू खरीदे थे, उसमें 50 रुपए का हमारा तेल डला था, 10 रुपए का हमने नमक डाला था। तो ये कितने हो गए, 50, 60, 70, 80, 80 रुपए। 80 रुपए हमारे ये 100 रुपए के आलू चिप्स बनाने में खर्च हुए हैं। तो ये भी तो हमें कंसीडर करने ना। 100 रुपए जब हमें मिले हैं, तो उस पे हमारा खर्चा कितना बना था, 80 रुपए का खर्चा बना था। 100 रुपए हमने कमाए हैं, तो 100 में से माइनस करें आप जो खर्चा हुआ था, जो इनकम हुई थी, इसको रेवेन्यू भी कहते हैं, इनकम या रेवेन्यू। तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट या एक्सपेंडिचर। तो ये जब आप कॉस्ट या एक्सपेंडिचर अपने इनकम या रेवेन्यू से माइनस करेंगे, तो आपके पास एक फिगर आएगी, जैसे यहाँ पे आ रही है हमारे पास 20। ये आपका क्या है, ये आपका है प्रॉफिट। समझ गए बात? तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या दिखाते हैं कि भाई हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना हमारे पास कैपिटल है, ये सारा फाइनेंशियल पोजीशन में हम लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं कि भाई इनकम हमने कितना कमाया, उस कमाने के लिए हमारे पास खर्चा कितना हुआ, वो खर्चा हम इससे माइनस करेंगे, और फिर जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो वैल्यू हम कहलाएंगे कि भाई प्रॉफिट हुआ है। और यही इसी जगह समझिए, और ज्यादा खर्चा आ गया होता, अगर 110 रुपये खर्चा आया होता, 100 रुपए की हमने चीज बेची होगी और उस पे बनाने पे हमारा 110 रुपये खर्चा आया हुआ होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह हमारे पास आ जाता है लॉस 10 रुपए का, नेगेटिव में। और एक चीज, ये जैसे मैंने ब्रैकेट्स डाली ना, ऐसे ब्रैकेट्स डाली है, तो ये ब्रैकेट्स डालने का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, -10 है ये। तो अकाउंटिंग में हम -10 करके नहीं लिखते, इस तरीके से हम नहीं लिखते। हम हमेशा जहाँ पे भी माइनस में वैल्यू होगी उसके साइड में हम ऐसे ब्रैकेट्स डाल देंगे, इसका मतलब है कि माइनस है, और माइनस में पैसे आ रहे हैं मतलब लॉस हुआ है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, इसको क्विक रिव्यू करते हैं। भाई हम हर साल
कि आखिर में स्टेटमेंट्स बनाते हैं कौन सी, एक फाइनेंशियल पोजीशन वाली, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाली जिसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ सकता है। तो ये हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये जस्ट एक समरी होती है और लीगल रीजन के लिए भी हमें चाहिए होती है। वैसे मैनेजमेंट को भी काम आ सकती है, इन्वेस्टर्स भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट बना रहा है बिजनेस या नहीं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं, इस तरीके से। और इसमें हमारे याद याद रखने वाली क्या चीज़ है कि ये किस चीज़ों से बनी होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके। तो फाइनेंशियल पोजीशन में तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास मेन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये समझ में नहीं आया है और डेप्थ में जाना चाहिए, तो बिल्कुल हम और डेप्थ में जाएंगे। ये जो सारे एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए रफली, इन सारों पर पूरी पूरी एक वीडियो बनेगी, तो वो जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियो यहीं तक है।